Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. So आज हम लोगों को नया टॉपिक शुरू करना है ना? Yes, ma'am. Radius of curvature. Curvature and radius of curvature. चलिए शुरू करूं. Yes, ma'am. बड़ा हुआ नहीं है, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ध्यान देना तब समझ आएगा, अदरवाइज थोड़ा लेंदी है. Ma'am, in the last class you said, ma'am, I should send you the PDFs, but actually only 2 students have sent it to me. So that is why I have sent you also a message also. Okay, no issue. Okay, ma'am. So should I send those two, ma'am, or let? Leave. Okay. I told that because of only just for, I just want to keep that for. What purpose, ma'am? That's it. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. चलो आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है जरा शुरू करते हैं और थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा. Then only Excuse me, ma'am. able to understand. Yes, what happened? Yes, ma'am. I have a doubt to ask a question, ma'am. Also, in polar curve, ma'am. Polar curve. What Yes, is? ma'am. Ma'am, in PDF there are several numbers of question in the exercise, ma'am. You want to ask all that? Okay. Ma'am, question number 3rd, ma'am. Third one. Yes, ma'am. Let me. Which one? 1, 2, 3. Third one. This one. Ma'am, in exercise question number. No, ma'am. In exercise, ma'am. Show that the Yes, ma'am. this has two set of asymptotes. Okay. And asymptotes member of the first set touching one fixed circle and those of another fixed circle. So आपने इसमें किया क्या है, अटेम्प्ट क्या लिया है ये बताओ. Ma'am, because I have no understand of question, ma'am. In the last class, Question. Last class was not there. no, ma'am, because I have no authentic password. That's why I'm unable to join your meeting, ma'am. Okay. So बाकी का सारा कैसे बनाया फिर? ये लास्ट वाला कैसे बचा हुआ है? प्रूफ करने के लिए. Ma'am, in exercise, before that, several number of questions discussed, ma'am. By the help, I just try to solve. Okay, because of that. So two set of asymptotes. Hello. Yes, I am trying to solve this or just give a hint or what I have to do. Just thinking about that. Okay. Asymptotes है like curve we have when five touching the one fixed circle and the other fixed circle. There is two asymptotes. Find out that question. Yes, you have to find two asymptotes. So पहले तो इसको solve करो, कितने asymptotes आ रहे हैं वो देख लो ना.
एसिम्प्टोट्स आ रहा है, उसके बाद उसमें सर्कल का डेफिनेशन हम लोग वैल्यू मतलब जो उसके अकॉर्डिंग जो एसिम्प्टोट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें एसिम्प्टोट्स के स्लोप को रिप्लेस करना होगा, फिर सर्कल के फॉर्म में डिफाइन करना है, मतलब प्रूफ करना है, शो करना है। फर्स्ट वाला ये बनाया, सेकंड वाला क्वेश्चन दिस वन। Yes, ma'am. अब बताओ, जिस फॉर्म से आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एक मिनट, इस फॉर्म से आपने इस कर्व को सॉल्व किया है, आपके पास r tan n थीटा इज इक्वल टू a है और वो एक सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ से tan n थीटा इज इक्वल टू a बाई r, r a बाई n, ये आपने सॉल्व कर लिया रिजल्ट। इसमें क्या टर्म आ रहा है, जो कर्व है, जो एसिम्प्टोट है, देखो ये सेम टर्म में आपका दिया है दो कर्व का कॉम्बिनेशन है। जैसे देखो ये कर्व जो है, ऐसा सर्कल का कॉम्बिनेशन पढ़े हैं कभी? जैसे स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन होता है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक थर्ड स्ट्रेट लाइन जनरेट किया जाता है, पढ़े हो ऐसा? यस मैम, उसके इंटरसेक्शन से Yes, मैम ma'am. तीसरा लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से। निकाल सकते हैं। उसका जो ये कर्व दिया है, ये देखो दो कर्व के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि जो एसिम्प्टोट निकल रहे हैं, इसके जो है एसिम्प्टोट आप कैलकुलेट कर रहे हो और जो उसका तरीका वही होगा जो आपने पहले सॉल्व किया है वैसे। उसमें ये बताना है कि एक जो एसिम्प्टोट है वो फिक्स पॉइंट ऑफ एक सर्कल का बता रहा है, मतलब एक कर्व के बेसिस पे, और दूसरा जो है वो दूसरे के फॉर्म में बता रहा है। मतलब ये वाला जो सॉल्व किया हो ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन, वैसे ही इसमें दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और वो बस वही शो कर देना है आपको। जो सेकंड वाला है उसी का एक्सटेंशन है ये थर्ड वाला क्वेश्चन। सॉल्व करके एक बार देखो, तो जैसे आप इस क्वेश्चन को टच किए हो ना, एग्जैक्टली सेम मैनर में इसको करके देखना, उसी में आपका जो दो एसिम्प्टोट आएगा उससे होके वो बन जाएगा। एक बार करके देखो, नहीं होता है तो फिर मैं बता दूंगी क्या है नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लेकिन करने का तरीका जो है ना, क्वेश्चन सबसे पहला स्टेप यही होगा जो आपने सेकेंड वाले में किया है। और यहाँ सर्किल a बाई n रेशियो में डिफाइन किया हुआ है, तो सेकेंड वाला जैसे बनाया वैसे ही बना के करके देखो। दो अलग अलग से एसिम्प्टोट मिलेगा और दोनों जो एसिम्प्टोट है वो अलग अलग सर्किल को, फिक्स सर्किल को टच करके वो फॉर्म कर रहा है या नहीं, बस ये देखना है और उसी को प्रूफ करना है, ठीक है। क्योंकि इसका प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा लार्ज आएगा और वो व्हाइट बोर्ड पे ना उतना कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप एक बार करके देखना, फिर मैं आपको बता दूंगी अगर नहीं हो पाता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए क्या हुआ। आज हम लोग कर्वेचर कर लेते हैं। देखिए कर्वेचर वर्ड का मीनिंग कोई बता सकता है? व्हाट इज कर्व? अच्छा, कर्व पता है ना सबको? ध्यान से लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा मिस हुआ तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला व्हाट इज कर्वेचर और कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, क्या टर्म्स है, वैसा कुछ। देखो, कर्वेचर वर्ड तब इस्तेमाल करेंगे जब हम कर्व को डील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई कर्व ये है, दूसरा कर्व मान लो इस तरह का है, और भी कर्व, ऐसा भी कर्व हो सकता है और इससे भी छोटा कर्व हो सकता है। तो देखिए, ये जनरल फॉर्म हम सर्किल के फॉर्म से ले रहे हैं, और भी बहुत तरह का कर्व है। जैसे मान लो आप ले सकते हो कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ ऐसा कर्व भी जा रहा है। आपका साइन कॉस के फॉर्म में जाएंगे तो हमारे पास कर्व कुछ ऐसा भी दिखेगा। तो हमारे पास बहुत तरह के कर्व है और हर कर्व के लिए आप कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, वो निकालते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कर्वेचर पे बेस्ड। उसके बाद कर्वेचर का एक्सटेंशन होता है। तो कर्वेचर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी कर्व का, इन सब में से कोई भी चूज कर लो, किसी भी कर्व में दो पॉइंट, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आप ले लो, ये दोनों पॉइंट ले लो,
इन दोनों पॉइंट से या फिर इससे ज्यादा और डिस्टेंस ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, 2 पॉइंट आपने जो लिया है उस पॉइंट में जो कर्व का रेट चेंज होगा उसी को मेंटेन करते हुए जब आप एक सर्कल बना लोगे तब हम कर्वेचर कैलकुलेट करने के कंडीशन में आते हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी कर्व का अगर कर्वेचर निकालना है तो उस कर्व पे सबसे पहले कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर करो। आप चाहो तो बहुत नजदीक का भी कोई पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, कहीं दूर का भी। जैसे मान लो इस केस में डिफरेंस समझने के लिए आप यहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे अगर सर्कल बनाएंगे, सपोज दिस पॉइंट, तो आपके पास सर्कल बहुत छोटा सा बनेगा। अगर यहाँ पे ये सर्कल बना रहे हैं तो मान लो ये सर्कल थोड़ा लार्जर बनेगा, कहीं और अगर इस कर्व में बना रहे हैं तो और लार्जर बन रहा है, मान लो यहाँ बनाओगे तो और छोटा आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जब भी कर्वेचर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम उस कर्व पे 2 पर्टिकुलर पॉइंट चूज करेंगे और उस पॉइंट को जिस रेट से कर्व घूम रहा है उसी रेट से रोटेट कराना शुरू करेंगे और एक सर्कल बना सकते हैं, लाइक यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट बन गया है, देखो जिस रेट Yes. वैसे ही मूव हो रहा है। तो इस तरह से जो सर्कल फॉर्म हुआ, अब देखो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट टर्म इज कर्वेचर, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड सर्किल ऑफ कर्वेचर, और एक टर्म एक टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो सर्किल आपने बनाया उसका जो सेंटर होगा, दैट सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सर्किल आपने बनाया दैट इज द सर्किल ऑफ कर्वेचर। जो पॉइंट जो कर्वेचर बना है वो सिंपली कर्वेचर होगा, और कर्वेचर जो बनेगा वो पॉइंट पे बनेगा। मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट आपने लिया था, दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट आपने लिया था, तो उन दोनों पॉइंट से जो जिस पॉइंट पे कर्वेचर आप बना रहे हो, मतलब पूरा सर्किल राउंड कर रहे हो जिस पॉइंट को लेकर, वो होता है कर्वेचर। जो सर्किल बनेगा दैट इज सर्किल ऑफ कर्वेचर। इस सर्किल का जो रेडियस होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका जो सेंटर होगा सर्किल का दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है ये इतना? Yes, ma'am. Please repeat once more time, ma'am. क्या सर्किल, कर्वेचर और क्या टर्म है वो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिस पॉइंट को आप मैच करा रहे हैं, जिन दोनों पॉइंट्स को लेकर आप कर्व बना रहे हैं, दैट पॉइंट इज कर्वेचर। ठीक है, और कर्वेचर होगा तो कर्वेचर में मैंने पॉइंट मेंशन किया, तो टेंजेंट याद है, टेंजेंट में भी हम बोलते थे टेंजेंट एट दिस पॉइंट। सो कर्वेचर भी जो होगा दैट कर्वेचर इज एट दैट पॉइंट। जैसे मान लो इस कर्व को लिए हम, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट कंसिडर करने पे कर्व कुछ और बन रहा है, यहाँ पॉइंट कंसिडर करने पे कर्व कुछ और बन रहा है। सपोज आप यहाँ लो, कर्व कुछ और बनेगा। तो जैसे जैसे हम पॉइंट बदलेंगे कर्वेचर भी बदल जाएगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पे कर्वेचर, जिस तरह हर पॉइंट पे टेंजेंट निकालते थे उसी तरह हर पॉइंट पे कर्वेचर भी चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने सर्किल पॉइंट पे लिया है उस 2 पॉइंट से सर्किल फॉर्म करो, पहला टास्क। जब ये सर्किल जो बना है वो सर्किल को हम कहेंगे सर्किल ऑफ कर्वेचर। इस सर्किल के रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 4 टर्म यूज होगा, पहला कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्किल ऑफ कर्वेचर। और जो भी बना है सारा का सारा, कर्वेचर जो टर्म है वो सबसे पहले डिफाइन होगा। उस कर्वेचर, और कर्वेचर हमेशा पॉइंट पे डिफाइन होगा, ये ध्यान में रखो। बाकी सारा टर्म जो आपने उससे सर्किल बनाया है उस पर डिपेंडेंट है। जो सर्किल बन चुका है उसका रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो सर्किल बना है दैट इज द सर्किल ऑफ कर्वेचर। तो पहला पॉइंट सिर्फ एक कर्वेचर ही ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट पे डिफाइन होगा, बाकी सारा टर्म जो है वो आपका डिफरेंट होगा। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान ये भी रखिए, यहाँ पे जब ये पॉइंट चेंज होगा, लाइक यहाँ ये पॉइंट चेंज हुआ तो कर्वेचर बदल गया,
क्या सेंटर भी तो बदल गया कर्वेचर का, रेडियस भी तो बदल गया, यहाँ भी तो रेडियस डिफरेंट आ रहा है। तो आपने एक ही कर्व के इस पॉइंट को लिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग आ रहा है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग आ रहा है। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ भी डिफरेंट होगा, यहाँ भी डिफरेंट होगा। सर्किल ऑफ कर्वेचर, जो सर्किल का इक्वेशन इसका होगा एग्जैक्टली उसका तो दूसरे का होने वाला नहीं है। तो ये चारों पॉइंट, इन शॉर्ट ये जो 4 पॉइंट्स है, 4 टर्म्स हैं, वो सारा डिफाइन हो सकता है तभी जब आप कोई एक फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे ऑन एनी कर्व। इन सब में से कोई भी कर्व ले, उस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स करेंगे, तब आप कर्वेचर को डिफाइन करने में के कंडीशन में आएंगे। एक फिक्स पॉइंट नहीं, 2 फिक्स पॉइंट चाहिए आपको फॉर मेकिंग द सर्कल, क्योंकि 2 फिक्स पॉइंट लेंगे तभी आपको रेट ऑफ चेंज पता चलेगा। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, तब आप कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्किल ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये? कोई भी ऐसे हैं जिनको नहीं क्लियर है? बताओ। क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा मैम, थ्योरी तो समझ में आ रहा है। थ्योरी ही ज्यादा मुश्किल है, क्वेश्चन ज्यादा इजी है इससे रिलेटेड, क्योंकि फिक्स फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डिफरेंशिएशन में जितना भी आप देखे होंगे अब तक क्वेश्चन, सारा डिफरेंशिएशन बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है। मतलब आपको एक फिक्स टाइप ऑफ फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला डिराइव कर दिया, रिजल्ट यूज कर रहे हैं, दैट्स इट, इतना ही करना है। कॉन्सेप्ट ही थोड़ा इसका है जो थोड़ा ट्विस्टेड है कहीं ना कहीं। अब देखो, इसके बाद इसी टर्म को, इस कर्व के कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए एक ग्राफ हम लोग देखते हैं। उस ग्राफ से समझना है एक्चुअली कि हमें टर्म्स क्या क्या मिल रहा है और किस तरह से डिराइव हो रहा है। डिराइवेशन वाला पार्ट हम बाद में देखते हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देंगे। सबसे पहले फिगर देखो क्या है, ठीक है? अब देखिए फिगर में विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। बोर्ड है? व्हाइट बोर्ड मैम, व्हाइट बोर्ड इज विजिबल। यस, व्हाइट बोर्ड। फिगर देखो, इस फिगर में हमें जो डॉटेड लाइन लिख रहा है, देखना ध्यान से, दिस डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड कर्व है ये एक्चुअल कर्व है, ठीक है? ये डॉटेड वाला जो कर्व है वो एक्चुअल कर्व है जिससे आप सर्किल फॉर्म करेंगे 2 पॉइंट लेकर, वो है। तो ये कर्व में, जिसका कुछ भी नेम हो सकता है, y = f(x) एक फंक्शन भी हो सकता है जिसका वो कर्व हो, इस कर्व पे सिर्फ 2 पॉइंट कंसिडर करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया, वही चीज हम एक इमेज के फॉर्म में देख रहे हैं। तो यहाँ पे P एक पॉइंट लो, पहला पॉइंट P ले लिया, दूसरा पॉइंट Q ले लिया। इन दोनों पॉइंट को रोटेट कराते हुए, लाइक ऐसे, हमने एक सर्कल फॉर्म कर दिया। पहला स्टेप यही था ना कि सर्कल, यस मैम। देन हम आगे कुछ करने वाले हैं। तो P और Q लेकर हम इस पॉइंट को सर्कल फॉर्म कर दिए ऐसे। जब हमें ये सर्कल फॉर्म हो गया, तब हमें देखना है क्या, ने जो 2 पॉइंट लिया था उस पे अब कंसंट्रेट करो। ये जो पॉइंट P था उस पे कंसंट्रेट करिए। तो इस P पॉइंट पे आपको पता है यू कैन ड्रॉ ए टेंजेंट, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट आपने लिया है, ऑब्वियसली 2 टेंजेंट बना सकते हैं। एक P पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, एक Q पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। और आपको पता है जब भी हम एंगल की बात करेंगे, टेंजेंट की बात करेंगे, तो हम किसी भी कर्व में एंगल और टेंजेंट की बात करते हैं तो उसके टेंजेंट्स के बीच के एंगल की बात करते हैं। यस मैम। तो हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया एट पॉइंट P, तो उससे जो एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है दैट इज साई, ठीक है? जो साई होता है वो क्या होता है, याद है स्ट्रेट लाइन का टर्म? स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस पे, तो जो एंगल बनता था थीटा, dy/dx के बराबर होता था, tan थीटा इज इक्वल्स टू dy/dx। इन टर्म्स ऑफ अगर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देखें तो वो dy/dx है, बट ऐसे क्या होता था, स्लोप बताता था ना। यस मैम। Yes, ma'am. और स्लोप वही है हमारा डिफरेंशिएशन के टर्म में, दैट इज dy/dx, dx। साई है हमारा।
अब इस साई को यहाँ पे ये टर्म देखो, अब ये जो एंगल है ये क्या बनेगा, क्योंकि P और Q के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब अगर वो डिस्टेंस बहुत कम है तो जो एंगल बनेगा हम मान सकते हैं वो एंगल डेल साई के फॉर्म में हो। ये जो डिस्टेंस है वो डेल एस हो, क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्टेंस लिया है हमने, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस लिया है दैट इज वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं। तो ये डेल एस जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये जो डेल साई है वो दोनों के बीच का एंगल है। अब बताओ ये जो एंगल हम सर्कल के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे डेल साई, अच्छा सर्कल के अंदर देखने के पहले बाहर ही देख लो, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया, अब इन दोनों पॉइंट में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑब्वियसली दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के बराबर ही बनेगा, मतलब जो डेल साई है वही आएगा एंगल, स्मॉल जो एंगल था वो। अब आप यहाँ से देख सकते हैं दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, एक्सटर्नल एंगल, यस मैम। सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो ये लॉजिक लगा के ये टर्म आ गया। अब इसके साथ क्या करना है, आपने जहां टेंजेंट ड्रॉ किया है वहां पे एक परपेंडिकुलर डालो दोनों पॉइंट से, लाइक P2 दिस स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर इस पे P पे और दूसरा परपेंडिकुलर Q पे। क्यू पे दोनों पॉइंट चूंकि स्मॉल चेंज है तो कहीं ना कहीं इधर से ये जाके परपेंडिकुलर और ये जाके परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट तो करेगा ही, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आपको सबसे पहला पॉइंट जो इंटरसेक्ट करके मिलेगा डायरेक्टली बाय फिगर, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये इतना टर्म क्लियर है, जो जो टर्म्स बताए हैं बस वो बताओ। P पॉइंट, यस मैम। अब अगर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो क्या होता है, मान लीजिए ये जो चेंज हमने लिया है दैट इज डेल एस डेल साई वो बहुत स्मॉल लिया है, टेंडिंग टू 0 है। अगर टेंडिंग टू 0 है तो क्या होगा, दिस Q पॉइंट जो है वो नियर टू P आ जाएगा और एग्जैक्टली एट P आ जाएगा व्हेन 0 हो सकता है। देन यस मैम, साई जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 0, तो क्या एंगल बिटवीन दिस डिस्टेंसेस क्या होगा, दैट इज 0, ठीक है। सो अब हमें देखो ये जो पॉइंट है वापस से Q जो है वो P पे आ गया, ठीक है। तो हमें कर्वेचर जो मिलेगा दैट, एक्सक्यूज मैम, हाँ बोलिए। मैम अभी अभी क्या बताया, मैम एक बार फिर से बताइएगा, 0 एंगल वाला। देखो ये जो पॉइंट Q था वो Q उठ के यहाँ चला आया, Q जो है P के नियर अबाउट आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल के लिया था एंड दैट स्मॉल डिस्टेंस इज टेंडिंग टू 0, डेल एस जो हम ले रहे हैं दैट इज टेंडिंग टू 0, एंड इफ इट इज गोइंग टू टेंडिंग टू 0 देन व्हाट, where will be Q point that is on going onto P, is it? So ये जो Q वो टेंड कर जाएगा टू P और क्या को एग्जैक्टली कोइंसाइड कर सकता है। अब अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये जो परपेंडिकुलर आप इस पे ड्रॉ किए हो परपेंडिकुलर भी तो स्विच होके यहाँ पे आ जाएगा, यस मैम। अब स्विच होके क्या एग्जैक्टली इसी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो एंगल यहाँ दिख रहा है व्हाट इज दैट, दैट इज गोइंग डेल साई Zero. दैट इज गोइंग टू बी 0 0, Zero. Yes, ma'am. हो जाएगा। यस तो मैम। अगर ये डिस्टेंस 0 जा रहा है देन दिस डिस्टेंस इज आल्सो गोइंग टू बी 0। 0। इसी टर्म के बाद फिर आगे हम लोग फर्दर समझ सकते हैं, इतने तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम। नो मैम। अब जरा देखो ये जो पॉइंट आपने डिफाइन किया था ये Q जब P पे आ जा रहा है और ये टर्म आपका C सेंटर डिफाइन कर दे रहा है, तो इसको हम रेट ऑफ चेंज जो बोलेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में रेट चेंज हो रहा है बताओ तो, एंगल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, यस मैम, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। सो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल साई डी साई बाई डी एस, ठीक है, डी साई बाई डी एस जो है दैट इज इक्वल टू क्या आएगा वो तो खैर बाद में देखते हैं, ये जो टर्म है
और आप यहाँ पे लिमिट लगा दोगे, क्योंकि आपको पता है S tending to 0. del s tends to 0. So this is equal to आपका जो टर्म आएगा that is del s ds by ds, sorry d psi by ds. इसका देखो ध्यान से, ये जो टर्म है दिस ds d psi by del s जो ds है, ये क्या बताता है आपको याद है? dy by dx हमें क्या देता था? Rate of change of y with respect to x, मैम. यस एग्जैक्टली, यही चीज हम यहाँ देखने वाले हैं डेल साई के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन साई With विथ respect to s. एस. ये जो है यही हमें देता है क्या? इसको हम Radius note curvature. करना है, नहीं रेडियस नहीं है, ये है सेंट, हाँ कर्वेचर ऑफ द कर्व. ये कर्वेचर है, ये जो कप्पा है. मैम, हाँ हाँ कप्पा. मैम ये जो s है ds है मैम, s दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है जो 2 पॉइंट को लिए है. हाँ, ये दोनों पॉइंट का बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है. और ये जो साई है मैम, डेल साई तो एंगल है दोनों टैंजेंट के बीच का. टेंजेंट के बीच का एंगल, टेंजेंट के बीच का एंगल, एक टेंजेंट का एंगल है, उस पॉइंट का एंगल है जो आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं. वापस से देख लीजिए, साई जो है ना, ये नहीं दिख रहा. हाँ वो दिखा. स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये देखिए इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि ये उस लाइन को डिफाइन कर रहा है, उस लाइन को जिस पे आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, कर्वेचर वाला पॉइंट. इस कर्व का उस लाइन को, और इस लाइन का स्लोप है ये, है ना, इस लाइन का स्लोप है, उसके रेफरेंस में हम डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो डेल साई स्मॉल, ये जो आपका टर्म आ रहा है वो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, डेल साई हम ले सकते हैं. साई जो होगा वो आपका टेंजेंट ये आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप. अब चलो देखो, इसमें जब हम ये आ गए, ये क्या है, क्या मैंने बताया? कर्वेचर ऑफ द कर्व. लिख लीजिएगा ये पॉइंट, दिस इज कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट. कौन सा पॉइंट? P पे, क्योंकि P पे ही आप ड्रॉ कर रहे हैं. तो जैसे जैसे मैंने क्या कहा, जैसे जैसे पॉइंट बदलता है वैसे वैसे रिजल्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंट आएगा. सो इसलिए आपको ये लिखना है कि P पॉइंट पे ही एक कर्वेचर का पॉइंट होगा. इस P पॉइंट पे अगर पॉइंट बदल दोगे, कर्वेचर डिफरेंट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी डिफरेंट होगा, और सर्किल ऑफ कर्वेचर भी डिफरेंट होगा पॉइंट बदल देने से. जैसे हमारा टेंजेंट में होता है, टेंजेंट अगर पॉइंट बदल दिया, टेंजेंट का इक्वेशन डिफरेंट होगा. हर पॉइंट पे टेंजेंट जो बनेगा वो डिफरेंट बनेगा. वही चीज यहाँ है. अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आते हैं. सो एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए. मैम डेल साई बाय डेल एस को ही हम लोग के बोल रहे हैं मैम. हाँ, डेल साई बाय डेल एस को बोल रहे हैं कप्पा के, कप्पा नहीं, के नहीं, कप्पा, कप्पा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, के ए डबल पी ए, कप्पा. ठीक है, और कप्पा डिफाइन जो हो रहा है एट पॉइंट पी, क्योंकि पी बदलेगा वैल्यू बदल जाएगा, इसलिए पॉइंट भी बताना जरूरी है. ये जो कर्वेचर है वो इस पॉइंट पे है, अगर पॉइंट बदलोगे कर्वेचर बदल जाएगा. जैसे मैंने सर्किल में ढेर सारा बताया था ना, कर्व बना के, क्योंकि हर पॉइंट पे बदल रहे हैं तो वैल्यू अलग अलग आएगा, हर पॉइंट पे सर्किल अलग अलग आएगा. ऑब्वियसली जब सर्किल अलग आएगा तो सर्किल का इक्वेशन भी अलग आएगा, सर्किल का रेडियस भी अलग आएगा, बाकी का जो टर्म्स है वो भी डिफरेंट हो जाएगा. अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है? मैम वो PC के बराबर होगा. P और C का टर्म, ये जो होता है इसका नोटेशन है रो, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा. एक का वैल्यू अगर पता है, कप्पा का वैल्यू पता चल गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो कप्पा निकाल सकते हो.
या फिर रो इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं 1 बाई कप्पा है, दैट मीन्स 1 बाई डेल साई डी साई बाई डी एस, या फिर आप इसी चीज ले डी एस बाई डी साई। समझ गए? यस मैम। तो ये दोनों फॉर्मूला जो हम हमें सबसे बेसिक इनिशियल लेवल पे मिला है वो ये है। पहला कप्पा डेल साई बाई डेल एस, दूसरा ये मिला है रो इज इक्वल टू दिस डी एस बाई डी साई। सो दोनों में अपोजिट इनवर्स रिलेशन है, दिख रहा है ना? एक आपका कप्पा है, दूसरा 1 बाई कप्पा, मतलब एक अगर रो है तो दूसरा 1 बाई कप्पा, कप्पा है तो 1 बाई रो। ठीक है, क्लियर है? कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस मैम। चलो ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट, हाँ इसमें ये भी पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए अगर नोट कर रहे हैं तो। कर्वेचर जो है, कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व विल चेंज। जो मैंने आपको बताया, हर पॉइंट पे जो कर्वेचर है वो बदल जाएगा। कर्वेचर बदलेगा, रेडियस भी बदलेगा, सेंटर भी बदलेगा, एवरीथिंग हर पॉइंट पे चेंज करेगा। सो कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर और व्हाटएवर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी है, at each point of the curve will change. At each point of the curve will change. ठीक है? Then अब हमें फॉर्मूला फॉर कर्वेचर निकालना है। ठीक है, ये हमें मिल गया है रिलेशन के फॉर्म में। अब वो फॉर्मूला निकालते हैं जो एक्चुअली हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन होगा वाई एक्स ऐसा टर्म्स में हो सकता है, कभी एंगल के फॉर्म में भी होगा, कभी एक्स वाई के टर्म में भी होगा, क्योंकि कर्व हमेशा सर्कल ही रहे जरूरी नहीं है, या फिर कुछ कर्व ऐसा एंगल के फॉर्म में ही दिया जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो कभी भी कर्व जो हो सकता है, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स जो आप अब तक कंसिडर कर रहे थे, दैट ऑल आर कर्व, ये भी एक कर्व ही है। ठीक है, तो उस कर्व पे हमें निकालना है, तो हमें फॉर्मूला डिराइव। अब वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैसे है, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चलो अब हम देखते हैं। नोट करते चले जाइए ये सब चीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको बुकिश लैंग्वेज में फिर मिलेगा नहीं, तो ऐसे फॉर्मूला एग्जैक्टली मिल जाएगा। फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए हमारे पास y लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कर्व y is equal to fx be a curve and let a tangent of curve at point P। टेंजेंट वर्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप कर्वेचर निकाल रहे हैं ना, वो पॉइंट हमेशा चेंज हो जाता है ना, पता है ना? कर्व पे पॉइंट आप पर्टिकुलरली डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने पहले उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया था। सो टेंजेंट ऑफ कर्व एट P, टेंजेंट एट P। ठीक है, मैक्स एंगल जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उसी को लैंग्वेज में लिख रहे हैं। मैक्स एंगल हम इससे लिख दे रहे हैं ऐसे, एंगल साई। आप ऐसे मत लिखना, वर्ड लिख लेना, एंगल साई एट एक्स एक्सिस। ठीक है, देन
बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव dy by dx जो होता है यही क्या बताता है, स्लोप ना, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। Yes, ma'am. जो बना रहा है वो थीटा नहीं साई है, तो आप tan साई लिख देंगे। इतना लिखना तो कोई मुश्किल नहीं है, ये हमने अभी तक जो पढ़ा है वही से कहीं ना कहीं है। अब हमें जो कर्वेचर निकालना है, तो देखो dy by dx जब निकालते हो वो क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज सिर्फ उस पॉइंट पे। अगर कर्व का मूवमेंट देखना है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड डिग्री में जाते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट में आपको सिर्फ रेट ऑफ चेंज पता चलता है, तो इसे हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। जब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, X square. एंड दैट इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट स्क्वायर 5 Sec square pi. स्क्वायर 5 Sec square phi. और sec square के साथ और क्या करना पड़ेगा, और कुछ भी आएगा, Ma'am, d phi. d5 by Yes, ma'am. dx. dx d साई ना, Yes, ma'am. Why? Yes. d साई बाई x। ठीक है, कर सकते हैं इतना। अब देखो इस टर्म को जब हमें सॉल्व करना होगा तो हमें या तो सेक के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, तो आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। लाइक सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan square 5. Plus Plus tan tan. square pi. tan स्क्वायर साई। साई Pi. और इस टर्म के साथ आपका जो टर्म ऑलरेडी है वो रहने दो, तो हमारे पास क्या टर्म ऑलरेडी है, दैट इज डी। अब Psi by dx. यहाँ पे हमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होता है, जो टर्म मिलने वाला है, आप चाहो तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, हमारे पास डी एस, मान लो हम इस चीज को ऐसा लिखना चाहें, कर सकते हैं या नहीं मुझे ये बताइएगा, डी साई बाई डी एस निकाल लें और फिर से हम डी एस बाई डी एक्स कर दें, क्या ये Yes. सकता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Possible. अगर हम इतना कर लें तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे जो ये टर्म है इधर वाला वो तो वही रहेगा, आप इसको चाहो तो 1 प्लस tan स्क्वायर साई है ना, तो इस टर्म का क्या स्क्वायर है ये, tan साई, यहाँ पे tan Yes, ma'am. Plus dy by dx का होल स्क्वायर कर लेंगे मैम. बस dy by dx का देख सकते हैं ना, बस वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको tan थीटा थीटा के टर्म में रहेगा, कर्व के फॉर्म में रहेगा, तो मान लो y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा फंक्शन दिया रहेगा, तो आपको सॉल्यूशन तो इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, तो इस टर्म स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी साई बाई डी एस, और ये जो टर्म है आपको पता है डी साई बाई डी एस क्या है, कप्पा. कप्पा। Yes, डी ma'am. साई बाई डी एस कप्पा है या रो है, 1 बाई रो है, कप्पा है, Ma'am, 1 by rho. कप्पा। या फिर अगर इस पूरे टर्म को ले तब हम क्या लिख सकते हैं, डी साई बाई डी एस और डी एस बाई डी एक्स, इस टर्म को हम और कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी और टर्म, बताओ। अच्छा चेक करिए, क्रॉस वेरीफाई करिएगा कैसे लिख रहे हैं और क्यों, तब ज्यादा समझ में आएगा। अगर ये टर्म हमारे पास है, इसको लिखा जाता है 1 बाई रो दिस टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म है इस टर्म का होल स्क्वायर।
अब ये टर्म जरा आप जो लिखे हैं उससे कंपेयर करके मुझे बताइए, ये हो सकता है डी साई बाई डी एस है, मतलब डेल साई, इन शॉर्ट है क्या ये दोनों टर्म तो कैंसिल ही होने वाला है, मतलब ये टर्म तो रहेगा ही नहीं। डेल डी साई बाई डी एक्स को हम ये लिख रहे हैं, और डी साई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर दोनों को ऐसे ही ब्रेक करके रखो, डी साई बाई डी एस एंड डी एस बाई डी एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? या फिर डी वाई बाई डी एक्स जो गिवन है उससे उसको लाइए, और जो पहले से है उसको इधर लेके आओ, देखो क्या टर्म आता है, बताओ। डी साई बाई डी एस तो मैम समझ में आ रहा है, 1 by रो, but how you have written the next term 1 under root 1 plus dy by dx का whole square in place of ds by dx? वही तो सवाल है, बताइए कैसे होगा। 1 बाई रो तो ठीक है, डी साई बाई डी एस को लिख दिया, 1 बाई रो वो कप्पा होता है, और कप्पा का रिलेशन हमें पता है 1 बाई रो है, 1 बाई रो के टर्म में उसे लिखा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली कप्पा लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना, ये तो लिख सकते हैं। और हमें चूंकि निकालना क्या है, फॉर्मूला क्या है इस चीज का, कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें रो के टर्म में रखेंगे तो हमें रो का रिलेशन मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स है क्या, इसी जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे निकाल के देखो ना, इस टर्म का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म आया tan स्क्वायर साई का स्क्वायर, आपका जो टर्म है दैट 1 प्लस इतना, कैसे आएगा ये, बताओ। जो आप पढ़े हैं बस उसी से रिलेटेड है, कुछ नया टर्म नहीं है इसमें। कुछ बहुत नया नहीं है, जो पढ़े हो ना बस उसी से रिलेटेड है, इसलिए पूछ लो, थिंक ओवर इट। डी एस, एस क्या है ये याद रखो पहले, डिस्टेंस Between the curvature मैम। डी एस बाई डी, नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल नहीं। नो मैम। और कोई जो भी बता पाए, कोई भी, चलो ठीक है, नहीं समझ आया। देखो ये जो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स सब लिख रहे हैं, मैम हाँ बोलिए। मैम dy बाई dx का होल स्क्वायर जो है मैम p और क्यूब का जो लेंथ हुआ मैम उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ना मैम। जो लेंथ आ रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज जो हम लोग ले रहे थे। देखो ये डी एस बाई डी एक्स वो है क्या, पूरा जो कर्व आप ले रहे थे, ये एस जो डिस्टेंस दोनों बीच का पी और क्यू का एंगल, मतलब जो पी और पी टू क्यू जो मूव कर रहे हैं, ये रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिस्टेंस का रेट निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर इस डिस्टेंस का हम रेट निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो डी वाई बाई डी एक्स पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हम मूवमेंट कर रहे हैं एस, वो भी डिस्टेंस, और ये वाला जो टर्म आपका इंफॉर्मेशन एक्स के टर्म में दिया है वो भी एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं बताएगा। तो ये जो चेंज दिखेगा हमें, रेट ऑफ चेंज जो मिलेगा वो डी वाई बाई डी एक्स का ही मिलेगा, ठीक है।
और इसका डिराइवेशन हो सकता है कुछ पार्ट में तुमको डिराइव करके बता दे, बट ये जो टर्म है इस ds बाई डी एक्स को हम नोट कर रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 बाई ये रेट। हम लोगों ने कुछ टेंजेंट जो स्लोप वगैरह पढ़े थे, याद है स्लोप वगैरह, कुछ इंटरसेक्शन लाइंस, नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट वगैरह कुछ जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था। यस मैम, लेंथ ऑफ था। हाँ, ये जो टर्म है ना उसी से रिलेटेड है आपका जो टेंजेंट वाला टॉपिक पढ़ा था, इंटरसेक्शन। फिगर में क्या बताना चाह रहे हैं मैम? फिगर बनाए ऊपर में, फिगर में इस क्वेश्चन के हेल्प से करना ना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे ना वो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स बहुत आराम से मिल जाएगा। देखो ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब ये टर्म जो tan साई आपका वैल्यू है, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन करें तो y एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन और स्क्वायर 1 प्लस डी बाई, ये टर्म हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, याद नहीं है बट किया है हमने। ये सारा वैल्यू हम रखने के बाद ये जो डिफरेंशिएशन का सेकंड ऑर्डर है, यहाँ से रो का वैल्यू निकालो, तो बाकी का सारा टर्म क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, या फिर रो को उधर लेके चले जाइए आप, और ये जो टर्म है वो डिवाइड हो जाएगा इस टर्म से, ठीक है। तब जो हमें मिलेगा वो रो मिलेगा, एंड दैट रो इज व्हाट, रो क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो मिल जाएगा। मतलब रो का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, रो इज इक्वल टू ये पूरा टर्म, दिस होल टर्म, मतलब इसी में अगर हम चेंज कर लें तो मान लो रो अगर यहाँ आ जाए और यहाँ से डिलीट कर दो इसे, एंड दिस बीइंग डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर थीटा, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो होगा वो देगा रो। अब ये रो कब मिलेगा, जब आपको सारा का सारा फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में मिल जाए तब, ठीक है। अगर ये फॉर्म मिल जाएगा तो हमें जो भी कैलकुलेशन करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, या फिर इसको चाहो तो इन दोनों को मर्ज अप करके ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर टर्म रहेगा ही, और इसका होल पावर, बिकॉज ये टर्म स्क्वायर था ना, tan स्क्वायर 5, हाँ ये टर्म और आपका स्क्वायर वाला टर्म ये ऑलरेडी है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ रूट है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा। सेम टर्म है ना, देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा मैम। 3/2, और यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये जो है रो का फॉर्मूला यूज करेंगे हम जो भी फर्दर कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको लिखना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट क्या, पर्टिकुलर पॉइंट P, जो आपने पॉइंट लिया था उसी पे, क्योंकि हर जगह ये टर्म आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, कर्वेचर एट पॉइंट P, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, सर्किल ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, जहां भी लिखना होगा वहां पे पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, मस्ट है वो, अगर नहीं करते तो वो स्टेटमेंट पूरी तरह गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर हम इसी में नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो इस पे बेस पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं शॉर्ट में जो शायद आप, चलो हमारे पास एक कर्व जो सर्कल ही ले लेते हैं सबसे इनिशियल लेवल का, इसमें पॉइंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सर्कल ही ऐसा कर्व है जिसका हर पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज कांस्टेंट, एक्सेप्ट सर्कल, कोई भी ऐसा कर्व नहीं है जिसमें रेट ऑफ चेंज वेरी ना करे, ठीक है। तो हमारे पास मान लो एक इक्वेशन है x² + y² = a, ठीक है।
और अब इसमें पूछा जा रहा है, पूछेंगे तो पॉइंट दे देंगे ना, ऐसा करो। हाँ, क्वेश्चन कर लीजिए। प्रूफ करना है आपको। प्रूव दैट द कर्वेचर ऑफ अ सर्किल इज कांस्टेंट। कर्वेचर ही एक ऐसा कर्व मिलेगा आपको जिसका जो कर्वेचर है एट एवरी पॉइंट चेंज नहीं होने वाला। सो प्रूव दैट द कर्वेचर ऑफ अ सर्किल इज कांस्टेंट। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो हर जगह पॉइंट पे हमें निकाल के दिखाना होगा, या फिर कांस्टेंट अगर टर्म आ जाता है तो हम ये भी कर सकते हैं। अब इस कर्वेचर को फाइंड करने के लिए हमें पहला काम क्या करना था? रेडियस ऑफ कर्वेचर सारा पॉइंट जो निकालना है वो क्या करना है? पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इस टर्म को डिफरेंशिएट करो। 2x प्लस डिफरेंशिएशन अगर सेकेंड टर्म का करेंगे 2y dx, ठीक है। दिस इज dy/dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके हटा दिए तो बचा क्या हमारे पास? x प्लस y dy/dx। अब अगर यहाँ से हम देखें तो इज इक्वल टू 0 है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम तो x को अपोजिट साइड लेके चले जाते हैं, बिकॉज हमें dy/dx का वैल्यू चाहिए। तो dy/dx इज इक्वल टू डायरेक्टली तो लिख सकते हो, x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड y आपका डिवीजन में आ जाएगा। देन दिस इज इक्वल टू माइनस x y, ये टर्म आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जो निकालना होता है कर्वेचर, वो हम सेकेंड डिग्री में निकालते हैं। अब सेकेंड डिग्री में निकालने के लिए इस फॉर्म को हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका निकालना है? dy/dx, मतलब डेल स्क्वायर y आपको निकालना पड़ेगा। कर्वेचर निकालने के लिए सेकेंड रेट हम निकालते हैं। सो dx स्क्वायर, ये कुछ एक्सेलरेशन की बात करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट। तो एक टर्म पढ़े होंगे जैसे डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता था, तो बता सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता था? एक्सेलरेशन। तो ये ऑलरेडी वेलोसिटी वाला है, फिर उसका भी रेट चेंज हो रहा है, मतलब कर्व तभी होता है ना dy/dx में, तो स्ट्रेट ये पॉइंट पता चलता है। अब इसको x/y u/v पे ब्रेक कर लो। डिफरेंशिएशन क्या होगा? v इंटू du, सो v इज y, du करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस साइन, प्लस होता है या माइनस होता है? u/v होता है ना, सो माइनस। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? x का x टर्म एज इट इज रखिए, देन y डिफरेंशिएशन, तो -x है हमारे पास, तो हम इसको प्लस कर देंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, तो v क्या है हमारे पास? y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है? x y y, ये जो टर्म dy/dx जो है वो ऑलरेडी x y y है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो यहाँ x y माइनस x y y जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x और x मल्टीप्लाई होगा, -x स्क्वायर यहाँ पे y, और ये dy/y, रुको लिख ही देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। दिस इज -y, ये जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस, आपका प्लस साइन पहले से है, x ऑलरेडी है, और dy/dx को आप चाहे तो लिख सकते हैं दिस इज -x/y लिखा जा सकता है ना, क्योंकि यही टर्म तो dy/dx है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। दिस टर्म डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। अब देखो इस टर्म को लिखा जा सकता है -y, और ये y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिवीजन में है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो y जो है वो y स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब y ऑलरेडी है और ये y स्क्वायर माइनस ये टर्म देखो x इंटू एक्स -x, सो -x स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। बताओ इतना आ जाएगा, या फिर इस y को हम नीचे लेके आ जाए डिवीजन में रहने के बाद, तो ये क्यूब आ जाएगा। बताइए तो होगा इतना, ये डिवीजन में है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यस मैम। मल्टीप्लाई करोगे ये y क्यूब हो जाएगा। इतना टर्म आ जाएगा हमारे पास। माइनस कॉमन भी ले सकते हो चाहो तो यहाँ पे, तो माइनस कॉमन लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। इतना टर्म तो हमें मिल गया। रो निकालने के लिए जो हमें पहला स्टेप पे ये चाहिए था वो मिल गया, यहाँ पे वाई क्यूब है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अच्छा एक चीज और, इस टर्म को इससे रिप्लेस किया जा सकता है क्या? माइनस ए स्क्वायर, बताओ, वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, ma'am. चलो इतना तो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करें। सो फॉर्मूला पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रो का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका टर्म था डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और इस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, दिस टू द पावर 3/2, और ये टर्म डिवाइड होता है जो आपने अभी डेल स्क्वायर लाया था उससे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें ऑलमोस्ट सब कुछ मिला हुआ है, वैल्यूज पुट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स जो भी आया है उसका स्क्वायर करो, दैट मीन्स दिस टर्म का स्क्वायर एंड दिस टर्म का स्क्वायर। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस टर्म का स्क्वायर हम करेंगे और इसका पावर जो होगा दैट इज पावर 3/2। सो ये 3/2, डिवीजन में जाओ, ये जो टर्म है उसका, सो दैट इज माइनस ए स्क्वायर बाई वाई क्यूब। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो आप देखिए ये जो टर्म आने वाला है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वापस से यहाँ वही टर्म आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर। तो आप इधर वाला पोर्शन मेरा इरेज कर दूं, सो हमें ये मिल जाएगा। सारे वैल्यूज को रिप्लेस करते चले जाइए जो भी आ रहा है। अब यहाँ पे रो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और उसका पावर 3/2 है, डिवाइडेड बाय, और इस होल का पावर 3/2 है। तो इसको भी चाहो तो डायरेक्टली ए बाई लिख सकते हो, वो भी ए स्क्वायर, पावर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा। ये आपका माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर बाई वाई क्यूब। नेक्स्ट स्टेप पे हम चाहे तो उसको ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर लिख लें और इसका पावर 3/2 कर दूंगी। जब पावर 3/2 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, ए क्यूब हो जाएगा ऊपर, दिस बीइंग डिवाइडेड बाय माइनस ए स्क्वायर बाई वाई क्यूब। क्या आंसर आ रहा है बताइए? माइनस ए क्यूब। माइनस ए क्यूब, यस मैम। एक क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, क्यूब के फॉर्म में तो नहीं आना चाहिए। ऊपर, अच्छा ऊपर वाले न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं सिर्फ, तब वो आ जाएगा।
ए स्क्वायर 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 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका न्यूमरेटर में जो बचेगा वो होगा ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब। वाई स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो ये भी वाई क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है माइनस ए स्क्वायर, और ये जो है वो क्या आ रहा है वाई क्यूब। सारा टर्म कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या बताओ? माइनस ए मैम। -1 बिल्कुल मैम। तो यहाँ से हमें क्या मिला, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो क्या है -a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिला है, आपका टर्म क्या था, रो इज इक्वल टू -a, ए आया ना अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्व करके, रो इज इक्वल टू -a, ठीक है। अब देखो कर्वेचर अगर निकालना हो तो क्या होगा, कर्वेचर 1/रो, 1/रो, यस मैम। कप्पा जो लिखते हैं दैट कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, और 1/रो अगर आप लिखेंगे यहाँ पे, रो चूंकि कांस्टेंट अपने आप दिख रहा है यहीं से क्लियर हो जाता है, ये हो जाएगा -1/a, और -1/a क्या दिख रहा है, कोई कांस्टेंट है, -1/a क्या है, एक फिक्स पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये प्रूफ हो जाता है कि जो वेरिएबल है, मतलब सर्किल का अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें, दैट इज अ कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ चेंज बदल नहीं रहा है। अगर ये बदल रहा होता तो हम बोलते, मतलब अगर इसमें कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व होता, सारा वेरिएबल यहाँ देख रहे होंगे आप कैंसिल हो चुका है, अगर कोई वेरिएबल का टर्म आ जाता तो हम कह सकते थे ये हर पॉइंट पे बदलेगा, बट यहाँ पे कोई वैल्यू वेरिएबल आया ही नहीं है, तो उस केस में ये कहा जा सकता है कि सर्कल में जो कर्वेचर होता है दैट इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। नहीं तो ये इतने सारे वेरिएबल्स जो हमने एक्स और वाई लिए हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होता, और अगर इन्वॉल्व है तो कह सकते हैं कि कर्वेचर जो है वो एवरी पॉइंट पे चेंज करेगा, अगर Yes. नहीं हो रहा है तो वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। यस। चलो ठीक है। अब इस पे बेस देखो एक क्वेश्चन, ये उसी का डेराइवेशन किया हुआ है जो मैंने आपको कराया, देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला को देखो, हाँ एक चीज ये भी नोट कर लीजिए, कभी कभी ये फॉर्मूला जो है ना वो यूजफुल नहीं होता। जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया है ना, इस फॉर्मूला को हम चाहें तो ये dy/dx को आप y1 पता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हो y1 स्क्वायर और ये टर्म, लेकिन कभी कभी ये जो है फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। अगर देखो y1 है इनफाइनाइट हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो हम ये जो एंगल वाला फॉर्म है वो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में हमें इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई करने के लिए भी कुछ खास नहीं करना, जैसे tan x हम डिफाइन करते थे वैसे cot x डिफाइन कर देते हैं, मतलब tan साइड डिफाइन करते थे, उस केस में यहाँ cot साइड डिफाइन कर देते हैं। cot साइड डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली dy/dx होता था, वो dx/dy हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, cot स्क्वायर का माइनस cos x dy/dy del स्क्वायर x/y, जो टर्म था बस उसी को इंटरचेंज कर दिया, y को x का रोल दे दिया, x को y का रोल दे दिया, tan को cot का रोल मिल गया। तो ये वाला टर्म है, बस चेंज क्या आया है देखो, जहां जहां y था वहां x रिप्लेस कर दो। तो इस केस में भी ये भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, जब y के फॉर्म में फंक्शन ना हो, x के फॉर्म में हो, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन क्या होगा, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ही मिलेगा। अभी भी दो टर्म बाकी है जो हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्किल ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक फॉर्मूला है वो, और सर्किल ऑफ कर्वेचर है वो, हमने वो अभी नहीं किया है। पैरामीट्रिक फॉर्म रहने दो अभी। जैसे देखो इस क्वेश्चन में, फाइंड द कर्व इन विच s इज इक्वल टू दिस, देन शो करना है आपको ये रिलेशन। कर्व हमारा ये है, डेल एस बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं। आपको डेल एस बाई डेल एक्स क्या है, फॉर्मूला का डिराइवेशन में मैंने याद होगा जहां डिफरेंशिएट किए थे और फॉर्मूला रिप्लेस किए थे, याद है? डेल एस बाई डेल एक्स हम टर्म वहां यूज करते थे जहां डी साई बाई डी एक्स आया था, आपने डी एस और डी एस को मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ऐसा कुछ टर्म था जो हम रेट ऑफ चेंज के लिए यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस टर्म इज इक्वल टू एस, तो एस इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखो हमें डिफाइन करना है, या तो tan के फॉर्म में या तो sec के फॉर्म में, जो भी चाहो यूज कर सकते हो। तो दिस टर्म इज इक्वल टू sec psi, sec psi इज इक्वल टू s बाई सी, ये वाला टर्म जो हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ चेंज, या फिर इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू सी sec psi। हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट टर्म में डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज एग्जैक्टली चाहिए क्या, ds बाई सी, डी साई क्या देता है, ds बाई डी साई, रो या कप्पा क्या देगा बताओ? अप्पा। ds रो देगा मैम। रो देगा। तो ds बाई डी साई, आपको इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन, c इज अ कांस्टेंट, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec इनटू tan, सो c sec tan को फिर अंडर रूट 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस लिख सकते हो। ये क्यों लिखा है, ध्यान से देखना, ये जो टर्म है ना, ये रिलेशन, इसको प्रूव करने के लिए, ये जो टर्म है एग्जैक्टली आपका s के इक्वल आ गया, ये जो टर्म है s स्क्वायर दिख गया, और यहाँ पे c स्क्वायर, तो इसी को फॉर्म को लाने के लिए। अब देखो सेक स्क्वायर साई, सेक स्क्वायर साई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, s स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो s स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पे ना बहुत कुछ लॉजिकल नहीं है, अकॉर्डिंग टू यूज जो टर्म हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग टर्म्स को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आपको अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस टर्म में आपको जो भी करना है वो स्टेप वाइज करना है जो आप अभी कर रहे थे। लेकिन प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में आपको पता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन थोड़ा बहुत चेंज। मैम यहाँ sec psi बराबर x बाई सी, s बाई सी कैसे हो गया मैम, tan psi ना होना चाहिए था वहाँ। s बाई सी कैसे हो गया, दिस इज s एंड दिस इज c, डिफरेंशिएट करके जो लाया था वो लिख दिया। तो sec psi कैसे हुआ मैम, dy बाई dx तो tan psi ना होता है, तो यहाँ sec psi इज इक्वल्स टू s बाई सी कैसे आ गया मैम? dx होता है ना यार, dy बाई dx कहाँ लिख रहा है, dy बाई dx के फॉर्म में नहीं दे रहा है, ds बाई dx के टर्म में दे रहा है, जो कि एक मिनट आप शायद भूल रहे हैं। हम लोग एक टर्म डिफाइन किए थे डिफरेंशिएशन में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब डिफरेंशिएट कर रहे थे, जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या किया था हमने, वन आपका सेक स्क्वायर के फॉर्म में आप डिफरेंशिएट जो फर्स्ट टर्म लाए थे याद करिए, dy बाई dx के टर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन था, मान लो y के टर्म में, पहले देख लो किस टर्म में इंफॉर्मेशन दिया है, tan psi था। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे dy बाई dx सेकेंड डिग्री में डिफरेंशिएशन किया dy बाई डेल स्क्वायर बाई और dx स्क्वायर डिफरेंशिएशन करके, जब इस टर्म को हम ला रहे थे, दिस इज व्हाट, सेक स्क्वायर साई, और इसका साई का डिफरेंशिएशन जो आप कर रहे थे वो क्या था, डी साई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, यही कर रहे थे ना। यस मैम। यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे थे 1 प्लस tan में, मतलब tan स्क्वायर में, 1 प्लस tan स्क्वायर साई, और जो डी साई बाई डी एक्स जो था इसको हमने क्या लिखा था, याद करो क्या था, डी साई बाई डी एक्स को हमने लिखा था
d psi by ds divided by into ds by dx. ठीक? Yes, ma'am. अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन वहां है वो इस टर्म में था, ds by d psi था या ds by dx था। एक मिनट, जो टर्म है वो क्या है? ds by dx। तो हमारे पास भी वही है ना, ds by dx, जो व्हाइट बोर्ड में था, ये वाला टर्म। और उसके बाद मैंने एक चीज और आपको क्या बताया, कॉस के फॉर्म में अगर करेंगे, अच्छा सेक के फॉर्म में लिया है क्यों, ये कंफ्यूजन है आपको, सेक के फॉर्म में ही क्यों लिया? यस मैम, सेक साई क्यों लिया मैम वहाँ पे? कैसे हो गया ds by dx का वैल्यू सेक साई कैसे हो गया वहाँ पे? एक मिनट, उसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, ये जो टर्म है, हटाओ इसको, देखो आपके पास जो टर्म आता है डी साई बाई डी एस, इसी को आप लिखते हो क्या, tan साई? लिखते हैं। अब मान लो हमें मिला क्या है, डी साई में सपोज आप dx निकाल रहे हैं, डी साई बाई डी एक्स कर रहे हैं और डी एस बाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर ये निकालना हो तो tan को कैसे लिखोगे, साइन बाई कॉस, साइन साई बाई कॉस साई। सिर्फ इस टर्म को लिख रहे हैं इधर, साइन बाई कॉस इसी के टर्म में है ना। यस मैम। एक मिनट, डी साई बाई डी एक्स होता है, डी एस बाई डी साई होता है, क्या है हमारा tan साई के फॉर्म में किस में आता है, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ ठीक है, तो इसी चीज को देखो, यहाँ पे जो टर्म हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी, एक मिनट रुक जाओ, इसमें फिर एक्स और वाई में कंफ्यूजन होगा, डी वाई बाई डी एक्स कर लो, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स जो मिला है दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan साई, इसी से कन्वर्ट करके सेक मिलाया है, वो कॉस के टर्म में आ जाएगा, डी वाई बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस, एंड ये है डी एक्स बाई डी एस। अब ये जो टर्म होगा ऊपर क्या आ रहा है, साइन, साइन को क्या लिखेंगे, 1 by cosec। साइन को टर्म को साइन के टर्म में, अगर सिंपली साइन के टर्म में ही लिख लें तो ये वाला टर्म साइन आ जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, उल्टा है ना, ये एस है ना, एस के टर्म में ले रहे हैं, तो ये जो आया है वो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस होगा ये, और आपके पास जो फॉर्म है वो क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, डी एस बाई डी एक्स है ds by dx है इसमें, है ना, तो ये सेक हो जाएगा, आप समझ लो। दिस इज इक्वल टू सेक, सेक साइन। तो ये चीज ना आप उसी फॉर्म में इस्तेमाल कर लो जहां शुरू में हम लोग कर रहे थे, या फिर इसी फॉर्म से याद रखिए, ये ऐसे टर्म्स चेंज हो सकता है, नहीं तो वो अगर कंफ्यूजन हो तो रफ में करके कहीं देख लेना, ये आ जाएगा, ठीक है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। यहाँ पे यही था आपका ds बाई डी एक्स था, तो सेक साई के टर्म में डिफाइन कर रहा है, बाकी सारा फिर टर्म ये आपका आ गया, वैल्यूज पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am.
अब ये तो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म अभी छोड़ दो, पोलर फॉर्म हम लोग बाद में देखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ करने वाला भी अभी जस्ट लीव दिस। ये देखिए मैं अच्छा, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म फिलहाल नहीं करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म हम बाद में करेंगे। अच्छा ये पैरामीट्रिक के फॉर्म में ही दिया है, radius of the curvature of the two at the extreme of the two conjugate diameters then proof। चलो ये फिर भी साइन कॉस के फॉर्म में है, नॉट साइन कॉस। ये कर सकते हो प्रूफ वाला, ये रिलेशन शायद ज़्यादा आसान है। ये एग्जांपल पहले बनाओ, ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस करना। और इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन अभी मतलब कराया है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज देती हूँ, कुछ सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ओके मैम। ना बनाया है, बताया है, सिर्फ उससे रिलेटेड बनाओ, बाकी ज़्यादा कुछ एक बार करने लगोगे तो फिर कंफ्यूज होने लगोगे सब, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद ही इससे रिलेटेड नेक्स्ट आपका प्रूवमेंट वाला है, प्रूफ करके ही देखिए, करके देखिएगा, फिर नहीं तो होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। जो भी इसका फॉर्म है, पहले तो हम लोगों को देखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिए, कर्वेचर निकाल लिए, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या है वो डिफाइन कर लेंगे, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। पोलर फॉर्म में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक फॉर्मूला जो इस तरह से यहाँ डिफाइन किया गया वैसा ही फॉर्मूला वहाँ मिल जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो, रिलेट कर लेना, मतलब दोनों हम लोग साथ में कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ कर्वेचर वाले में थोड़ा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, जैसे हमारा उस केस में था, क्या था याद है, एसिम्प्टोट में प्रूफ करने के लिए जो था वो, और उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे मिला था याद है कुछ, हमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखा था, क्वेश्चन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, उसी तरह इसमें भी टेंजेंट एंड नॉर्मल, बट इसमें कर्व फिक्स रहेगा, फिक्स गिवन कर्व है, उस कर्व का पॉइंट कर्वेचर और उस तरह का रिलेशन प्रूव करने के लिए रहेगा। ये थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है टेंजेंट वाले फॉर्म से, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट टेंजेंट जैसे चेंज करता है वैसे ही ईच एंड एवरी पॉइंट कर्वेचर चेंज करता है, तो बाकी सारे वैल्यूज उस पर डिपेंडेंट है तो वो भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे फिर करते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.